हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज और रेजिस्टर्स। इसके अलावा ताकि इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे दो या चार या जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनको कैसे या कितने तरह से कंबाइन कर सकते हैं, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब जो भी सारे रेजिस्टेंस को कंबाइन करेंगे वो कितने रेजिस्टेंस के बराबर वर्क के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये कंबाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो ये सब पहले देख लेते हैं कि ज़रूरत आखिर क्यों होती है कि दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को कंबाइन करने की। तो सबसे पहले एक सिंपल सर्किट देखते हैं जिसमें एक बल्ब हमने ले लिया और एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी सेल से कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। अब ये अगर मान लो इसका रेजिस्टेंस अगर R है, ठीक है, जो बल्ब का, हर एक डिवाइस का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इवन वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो इसके थ्रू ओम्स लॉ के हिसाब से करंट जो I फ्लो होगा वो किसके बराबर, I इक्वल्स टू कितना होगा, V/R के बराबर। ठीक है, तो ये अब एक बात देखो, मतलब जो करंट होगा सर्किट्स में जो फ्लो हो रहा है वो किस बात पर डिपेंड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस पे, इन्हीं दो बात पे डिपेंड करेगा। तो हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो रहती है, वो कितनी 220 वोल्ट की सप्लाई आती है। मतलब एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो एक तरह से 220 वोल्ट की बैटरी की तरह होता है। ठीक है, अब उसी के अक्रॉस हम लोग बल्ब को भी कनेक्ट करते हैं, उसी के अक्रॉस टेलीविज़न को भी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसी के अक्रॉस हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है उसको भी कनेक्ट करते हैं, और एक सिंपल छोटा सा LED भी जो होता है वो भी 220 वोल्ट से ही कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब ये 220 वोल्ट से, अब एक बात सोचिए कि टेलीविज़न को जितने करंट की ज़रूरत है क्या उतनी ही करंट LED को भी होगी क्या? नहीं, अगर LED को उतना ज़्यादा करंट दे दिया जाए तो वो फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा 220 वोल्ट ही है, और LED में अगर उतना करंट दे दिया जाए 220 वोल्ट से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाए तो ये क्या होता है, ये फ्यूज कर जाएगा। तो सेम अमाउंट ऑफ करंट, सबको अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे छोटा सा बल्ब है तो उसको अलग अमाउंट ऑफ करंट की ज़रूरत होगी, टेलीविज़न है उसको अलग अमाउंट ऑफ करंट, रेफ्रिजरेटर है उसको अलग अमाउंट ऑफ करंट, LED उसको अलग अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, तो हमने सोचा यार जो हमारे घर में जो 220 वोल्ट तो सबके लिए है, तो हम किस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को। ठीक है, रेजिस्टेंस को चेंज करके हम लोग सर्किट में करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। कि अगर मान लो कि बल्ब को अगर रेजिस्टेंस, बल्ब को अगर देखें कि बल्ब को अगर कम करंट की ज़रूरत है इन कंपैरिजन टू टेलीविज़न, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कुछ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जिससे ये फ़ायदा क्या होगा, रेजिस्टेंस सर्किट का बढ़ जाएगा और करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही अगर जिस केस में या जिस डिवाइस को अगर ज़्यादा करंट की ज़रूरत होगी तो वैसे सर्किट में, उसके सर्किट में हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस कम रखेंगे ताकि हमारा करंट क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस का एक और काम हम लोग देख सकते हैं कि इट कैन कंट्रोल करंट इन द सर्किट, यानी रेजिस्टेंस कैन बी यूज्ड, रेजिस्टेंस कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल करंट इन द सर्किट, टू कंट्रोल करंट इन द सर्किट। सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, किसके अक्रॉस, ये उस किसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, रेजिस्टेंस के थ्रू। ठीक है, अब हमें ये कॉम्बिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब एक बात सोचो कि कंपनी ऐसा तो है नहीं कि कभी ऐसी ज़रूरत होगी कि LED को 10 ओम की ज़रूरत हो, कभी 11 ओम की ज़रूरत हो, किसी केस में कोई ऐसे डिवाइस होगी जिसके लिए कितना 11.5 ओम की ज़रूरत होगी, कोई ऐसा डिवाइस होगा जिसके लिए 12.35 ओम की ज़रूरत होगी। तो कंपनियां सारी पॉसिबल वैल्यू का रेजिस्टेंस तो बना नहीं सकती। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हमने सोचा यार अब इसका क्या उपाय कर सकते हैं कि ये हमें जो डिजायर्ड रेजिस्टेंस है, कि जो अगर मान लो हमें चाहिए 11.5 ओम, ठीक है, तो हम वो भी ऑब्टेन कर सके। 11 ओम चाहिए तो वो भी हमें मिल जाए, 10 ओम चाहिए तो वो भी मिल जाए, 12.3 ओम अगर चाहिए तो वो भी मिल जाए। तो हमने क्या किया कि जो रेजिस्टेंस अवेलेबल रहेंगे हमारे पास, जैसे मान लो 2 ओम हो गए या 10 ओम हो गए, तो हम क्या चाहते हैं कि जो भी रेजिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है उन सबको ऐसे कंबाइन करें कि हमारे पास जो रिजल्टेंट आए, जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए, वो हमारे डिजायर्ड रेजिस्टेंस के बराबर आए। जैसे अगर सपोज हमारे पास 2 ओम के 2 रेजिस्टेंस है, हम लोग बनाना चाहते हैं 4 ओम या 1 ओम, तो हम लोग ऐसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कंबाइन करके इनको हम लोग क्या बना लें, 1 ओम का रेजिस्टेंस या 4 ओम का रेजिस्टेंस। तो ये इसीलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की, ताकि जो भी हमारे पास रेजिस्टेंसेज अवेलेबल हैं, जो भी रेजिस्टर्स अवेलेबल हैं, उनको कंबाइन करके हम जो डिजायर्ड रेजिस्टेंस है वो ऑब्टेन कर सके। ठीक है, तो
जो भी रेजिस्टर्स है उसको हम लोग दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। एक कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब एक बात देखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, जो कि इसी से हमारा जो भी सर्किट वगैरह रहेगा उसमें जो भी सर्किट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उसमें 3, 4, 10 रेजिस्टेंस दे देंगे, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, कैसे इसका अगर इस तरीके से कंबाइन करते हैं तो कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब कितने रेजिस्टेंस के बराबर वो काम करेगा, वही सारी चीज़ें इसमें कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि दो एलिमेंट्स अगर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स अगर ऐसे कनेक्टेड हो कि उनसे सेम अमाउंट ऑफ करंट अगर फ्लो हो रहा है तो वो सारे एलिमेंट्स किस में कनेक्टेड होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, रेजिस्टेंस के बारे में। तो यानी दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर ऐसे कंबाइन कर दिया जाए कि उन सब से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो तो वो कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि पहले डेफिनेशन इसका लिख लेते हैं कि इफ टू और मोर रेजिस्टेंसेज are connected such that same amount of current या same current flow through them, same current flow through them, then combination of resistances is called series combination, ठीक है ना, is called series combination, ठीक है। अब हम लोग मानते हैं कि 3 रेजिस्टेंस हमारे पास है, ठीक है। अब 3 रेजिस्टेंसेज को हम लोग सीरीज में कंबाइन करते हैं, ठीक है, और उनका डिजायर्ड जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे कि हाँ वो कितने, वो अगर ऐसे कनेक्ट करेंगे तो वो कितने रेजिस्टेंस के बराबर या कितने ओम रेजिस्टेंस के बराबर काम करेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 ले लेते हैं, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस कौन कौन से, R1, R2 और R3। ये ले लिया R1, इसको R2 और इसको R3। अब इसको हमने कनेक्ट कर दिया किससे, एक सेल से कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V के बराबर, कितना है, V। अब एक बात देखो, अगर जो करंट ऐसा अगर ऐसे हमने कंबाइन किया तो जो करंट R1 से फ्लो होगा वही करंट R2 और वही करंट किससे, R3 से फ्लो करेगा। यानी ये कॉम्बिनेशन कैसा होगा हमारा, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। इससे भी करंट फ्लो I, इससे भी I और इससे भी I ही फ्लो होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ के हिसाब से देखें तो इसके क्रॉस भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, क्योंकि हमारा V बराबर ओम्स लॉ के हिसाब से अगर देखें तो V बराबर क्या होता है, I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर। अगर रेजिस्टेंस अगर है उसके थ्रू अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है वो मान लेते हैं V1, इसके क्रॉस जो आ रहा है वो V2 और इसके क्रॉस जो आ रहा है वो कितना, V3, ठीक है। इसके क्रॉस V1, V2, V3 सारे पोटेंशियल डिफरेंस आ गए, ठीक है। हमारा काम ये है कि इन तीनों को मिला करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बन रहा है, ठीक है ना। मतलब ये तीनों मिल करके अगर इन तीनों रेजिस्टेंस को ऐसे कंबाइन किया हमने तो ये कितने ओम रेजिस्टेंस के बराबर काम करेंगे, ठीक है। उसी रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मान लेते हैं वो कितना, RS होता है, ठीक है। RS मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये कैसे मानेंगे कि वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो अगर मान लो ये तीनों रेजिस्टेंस अगर हमने सीरीज में कनेक्ट किया किसके क्रॉस, V वोल्ट के क्रॉस, अगर वो भी I करंट फ्लो करा रहे हैं, वो अगर कितना करंट फ्लो करा रहे हैं, I, और ये RS अगर जो लिया हमने जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको अगर V वोल्ट के क्रॉस कनेक्ट करें और वो भी सर्किट में I करंट ही फ्लो कराए तो ये RS जो होगा वो क्या होगा, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। मतलब ये तीनों मिल करके जो काम कर रहे हैं वही काम कौन कर रहा है, ये RS एक सिंगल रेजिस्टेंस, ये खुद अकेला है, वही काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये भी I करंट फ्लो करा रहे हैं और ये भी कितना I करंट फ्लो करा रहे हैं सेम पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस, ठीक है। तो हमें इसी RS की वैल्यू निकालनी है कि 3 रेजिस्टेंस को या उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस को कंबाइन कर रहे हैं तो क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है या कितने ओम रेजिस्टेंस के बराबर वो काम कर रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस। एक काम करो, जो स्कूल में भी जो लिखना है आपको, पहले डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, तो मान लेते हैं वो भी थोड़ा लिख लेते हैं ताकि आइडिया भी लगेगा कि कैसे लिखना है स्कूल वाले एग्जामों में। तो ये लिखना है कंसीडर, पहले ये डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। कंसीडर थ्री रजिस्टर्स या रेजिस्टेंसेज R1, R2 and R3 are connected in series, किसके साथ? टू अ सेल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट, ठीक है ना, किसना? V वोल्ट, एज सोन इन फिगर, ठीक है, एज सोन इन फिगर। अब ये हमने डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हम लोग लिखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस, अगर R1 रेजिस्टेंस है तो उसके क्रॉस पोटेंशियल कितना? तो V1 इक्वल्स टू किसके बराबर? I इंटू R1। फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किसके क्रॉस निकालते हैं? अक्रॉस R2। अगर R2 के क्रॉस निकाले तो V2 बराबर कितना? I इंटू R2। और फिर निकाले अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किसके? R3, तो R3 के क्रॉस निकाले तो V3 इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा? I इंटू R3 के बराबर, ठीक है भाई। चलिए ये हमने देख लिया। अब एक बात देखिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का अगर देखिए, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का अगर देखते हैं तो इसके क्रॉस कितना? फॉर RS रेजिस्टेंस अगर देखें तो इसके क्रॉस भी क्या आएगा? इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे कि V बराबर I इंटू कितना? RS, ये लिखेंगे। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको 2, इसको 3 और इसको दे देते हैं 4 का नाम, ठीक है। अब एक बात देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ये सब को ऐड करने पे क्या मिलेगा हमें? V1 प्लस V2 प्लस V3, इन तीनों को ऐड करें तो क्या किसके बराबर होगा? V के बराबर, ठीक है ना, किसके बराबर होगा? V के बराबर। तो हम लोग ये लिख लेते हैं कि नाउ, क्या लिख सकते हैं? नाउ V बराबर किसके? तो V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, चारों इक्वेशन से सबकी वैल्यू निकाले तो पोटेंशियल डिफरेंस V को क्या लिख सकते हैं? I इंटू RS, और ये V1 को क्या लिखा था हमने? I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। ये सारे करंट सेम है, तो यहाँ से हमारा रिजल्ट जो आएगा वो क्या? RS इक्वल्स टू कितना? R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर तीन रेजिस्टेंसेज अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा कि तीनों रेजिस्टेंस का समेशन डायरेक्ट ऐड कर दो। यहाँ नहीं, अगर सपोज हमने क्या किया कि एक 2 ओम रेजिस्टेंस ले लिया, एक 1 ओम ले लिया, एक हमें कितना अगर 4 ओम ले लिया, तो अगर इसको कंबाइन करते हैं किसमें? सीरीज में, तो ये किसकी तरह काम करेगा कि 2 + 1 3 + 4 यानी 7 ओम की तरह काम करेंगे, ठीक है ना। यानी जब भी अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे पता चलेगा हमें कि क्या होना चाहिए? उससे सबसे करंट होना चाहिए सेम, ठीक है। तो ये तीनों मिल करके किसकी तरह काम करेंगे? 7 ओम। यानी आप इन तीनों को कनेक्ट करो या 7 ओम कनेक्ट कर दो अकेला, दोनों काम क्या करेंगे? सेम, ठीक है। अब अगर मान लो अगर n रेजिस्टेंस है, इफ देयर आर n रेजिस्टेंसेज, अगर n रेजिस्टेंसेज हैं तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे कि RS इक्वल्स टू किसके बराबर? तो R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक चला जाएगा? RN। मतलब जितने भी रेजिस्टेंस रहे उन सबका क्या कर दो? सीधा सीधा ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? हमें ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। कुछ इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स, ठीक है। कि अब एक बात देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने पहला पॉइंट क्या देखा था? करंट थ्रू इच रेजिस्टर्स जो था वो क्या था? सेम। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इन दिस कॉम्बिनेशन क्या था हमारा कि करंट इज सेम इन इच रजिस्टर ऑफ द सर्किट, इन इच रजिस्टर ऑफ द सर्किट, ठीक है ना। जो सर्किट में जितने भी रजिस्टर हैं उन सब के क्रॉस करंट क्या होगा? सेम, मतलब सारे का सेम, सबसे सेम करंट फ्लो होगा। सेकंड कि रेजिस्टेंस जो होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, या ये लिख लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर्स, सम ऑफ किसके? इंडिविजुअल रजिस्टर्स, ठीक है भाई। जो
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो सारे रेजिस्टर्स के सम के बराबर होगा। थर्ड कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा कि जितने भी रेजिस्टेंस हैं उन सब से क्या होगा, बड़ा होगा। ऑब्वियसली अगर सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं मतलब जो रिजल्टेंट मिलेगा या इक्विवेलेंट मिलेगा उन सब का वो सबसे बड़ा ही होगा, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is greater than that of any individual resistance in सर्किट, ठीक है ना। कोई भी जो भी सर्किट में जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। और एक लास्ट पॉइंट हमें देखना है, कौन सा, फोर्थ पॉइंट, कि जो वोल्टेज जो होगा वो अक्रॉस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वो किसके बराबर होगा, कि सारे रेजिस्टेंस के समेशन के बराबर। मतलब इसी पॉइंट को हम लोग लिख रहे हैं तो ये क्या लिखेंगे, टोटल वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन is equal to the sum of the voltage is equal to the sum of voltage drop या voltage across individual resistors, ठीक है ना। voltage across किससे, individual resistors, ठीक है। ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा, सेकेंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकेंड हमारा क्या रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक और दूसरा तरीका हमारा यही है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन करने का पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में कब कहलाते हैं, कि जब सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे सेम रहेगा, कि जैसे मान लो हम लोग अगर 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हमने मान लिया R1, एक दूसरा रेजिस्टेंस ले लिया कौन सा, R2, और एक तीसरा रेजिस्टेंस ले लिया हमने R3, ठीक है। तीसरा रेजिस्टेंस R3, ये लो भाई, ये हो गया हमारा R3। अब इसके अक्रॉस हम लोगों ने क्या किया कि एक सेल कनेक्ट कर दिया, ठीक है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V वोल्ट। कितना है इसका पोटेंशियल डिफरेंस भाई, V वोल्ट के बराबर, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि पहले तो डायग्राम एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है भाई। ये पॉइंट हम लोग मान लेते हैं A और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं B। ये डायग्राम ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ये अगर हम लोग देखते हैं, चलो ये हम लोग क्या लिखेंगे, पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि यहाँ पे इसको ये डायग्राम को, कि कंसीडर 3 रेजिस्टेंसेज, R1, R2 and R3, R1, R2 and R3 are connected in parallel, ठीक है ना। पैरेलल में क्यों कहला रहे हैं ये लोग, क्योंकि सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम, आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ अ सेल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V वोल्ट, एज सोन इन फिगर, ठीक है, एज सोन इन फिगर। अब ये क्या करते हैं हम लोग, ये जैसा हम लोगों ने डायग्राम में ड्रॉ किया, तो ये काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एक बार और बना लेते हैं, सामने रहेगा तो डेरिवेशन करने में आसान रहेगा, ठीक है। ये मान लो R1, ये रहा R2 और ये रहा कौन सा, R3, ठीक है। वही डायग्राम एक बार और सामने ही बना लेते हैं ताकि जो भी डेरिवेशन करे तो सामने दिख रहा हो डायग्राम अपना, ठीक है। ये हमने मान लिया किससे कनेक्ट कर दिया, V वोल्ट की बैटरी से। अब एक बात देखो, यहाँ से करंट मान लेते हैं क्या हुआ, I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ये करंट I जो फ्लो होगा तो जैसे ही यहाँ पे आएगा तो 3 रास्ते हैं इसके पास, तो तीनों में डिवाइड होगा, तो ये क्या होगा, मान लो I1 करंट इधर की तरफ गया, ये I2 करंट और इधर की तरफ I3 करंट होगा, ठीक है। अब हमें बताइए यहाँ से ये मान लिया A और इस पॉइंट को मान लेते हैं B। सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम, सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस भी V है, इसके क्रॉस भी V और इसके क्रॉस भी V, इसीलिए कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लेते हैं इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, RP। ये क्या मान लेते हैं कि इसका तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, RP, और इसके अक्रॉस ये कितना वोल्ट बैटरी कनेक्टेड है, V वोल्ट। ये
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कब कहलाएगा, जब अगर इसके अक्रॉस ये तीनों रेजिस्टेंस जब ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड हैं, किसके अक्रॉस, V वोल्ट के अक्रॉस, तो ये कितना करंट फ्लो करा रहे हैं, I। और अगर ये अकेला रेजिस्टेंस जब भी V वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट करे और ये भी अगर I करंट फ्लो कराए, तो ये हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस थ्री रेजिस्टेंस। मतलब ये तीनों आप ऐसे कनेक्ट करो या ये रेजिस्टेंस अकेला कनेक्ट करो, तो ये दोनों बात क्या होगा, सेम। ठीक है, आइए हम लोग लिखते हैं कि करंट थ्रू किससे, करंट थ्रू R1 रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर R1 रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर के थ्रू करंट देखे तो I1 इक्वल्स टू किसके बराबर, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V अपॉन कितना, R1। फिर लिखे कि करंट थ्रू किससे, करंट थ्रू R2 रेजिस्टर्स, तो उसके क्रॉस करंट कितना, I2 इक्वल्स टू V बाई कितना होगा, R2। और अगर मान लो करंट थ्रू किससे हो जाए, करंट थ्रू R3 रेजिस्टर्स, अगर R3 रेजिस्टेंस देखे, अगर R3 रेजिस्टेंस के थ्रू अगर करंट देखे तो वो किसके बराबर, तो I3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V बाई R3। ठीक है, अब एक बात देखो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस कितना करंट, तो करंट थ्रू यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, करंट थ्रू RP रेजिस्टेंस, अगर RP रेजिस्टेंस के थ्रू अगर करंट देखना है तो I इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, तो V बाई RP के बराबर। ठीक है, अब एक बात देखो, ये जो यहाँ पे जो रहता है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, क्योंकि जितना चार्ज यहाँ से आएगा उतना ही चार्ज क्या होगा, यहाँ से तीनों से मिल करके जितना चार्ज आएगा उतना ही यहाँ से भी आ रहा होगा। तो हम लोग जितना करंट, ये भी बोल सकते हैं कि जितना करंट यहाँ से आ रहा होगा वही इन तीनों में डिवाइड हो रहा है। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि नाउ I इक्वल्स टू किसके बराबर, I1 प्लस I2 प्लस क्या लिख सकते हैं, I3। अब अगर तीनों की वैल्यू लिखे तो V बाई RP इक्वल्स टू V बाई R1 प्लस कितना, V बाई R2 और प्लस कितना हो जाएगा, V बाई R3। यहाँ से सारे V कैंसिल आउट हो जाएंगे, तब हमारे पास क्या बचेगा, तो 1 बाई RP इक्वल्स टू किसके बराबर, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, यही हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। अब एक बात देखो कि इफ देयर आर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, इफ देयर आर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं तो उसके लिए क्या एक्सप्रेशन रहेगा, तो 1 बाई RP इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा, 1 बाई RN। यही हो जाएगा हमारा क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग थोड़े कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, ये जो 1 बाई हमारा रिजल्ट क्या रहा, 1 बाई RP इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस ऐसे ही डॉट डॉट, यानी कि रेसिप्रोकल का जो सम होगा वो क्या होगा कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसी पॉइंट को लिख लेते हैं कि सम ऑफ किसका, रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज, ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू किसके बराबर, इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है ना, जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसका वो रेसिप्रोकल के बराबर होगा। ठीक है, फिर दूसरा कि करंट थ्रू, अगर मान लो जैसे अगर एक और चीज़ कि वोल्टेज अक्रॉस इच रेजिस्टर्स क्या होगा, सेम, वोल्टेज अक्रॉस इच रेजिस्टेंस विल बी सेम, जो भी सारे रेजिस्टेंस है उन सब के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, सेम। ठीक है, एक और चीज़ जो करंट होगा तो I इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई R, तो सबके अक्रॉस V सेम, यानी जो करंट होगा वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उससे कम करंट फ्लो होगा। ठीक है ना, तो ये क्या लिख सकते हैं कि करंट थ्रू
current through various resistances, current through various resistances will be inversely proportional to, will be inversely proportional to resistance, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है ना। जिसका अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा तो उसके क्रॉस का उसके थ्रू करंट कम होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम उसके थ्रू करंट कम होगा। एक और इन जनरल पॉइंट हमें देखना है, ठीक है ना, कि अगर n रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, n रेजिस्टेंस और सारे सारे क्या है, इक्वल है। फॉर n इक्वल रेजिस्टर, फॉर n इक्वल रेजिस्टेंसेज, अगर n इक्वल रेजिस्टेंसेज है तो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, पहला देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा आंसर। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर, तो आर एस इक्वल्स टू किसके बराबर, तो R1 प्लस क्या होता है R2 प्लस डॉट डॉट कितना होगा RN, और सब के सब बराबर है, सारे बराबर है तो क्या हो जाएगा R प्लस डॉट डॉट R, मतलब ये कितना हो जाएगा N इंटू R, ठीक है। अगर वही सारे के सारे क्या हैं पैरेलल में, बी पार्ट कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर देखें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर देखें तो क्या हो जाएगा, तो 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट 1/RN, यानी यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 1/RP इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट डॉट कितना 1/R, ठीक है। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 1/RP इक्वल्स टू किसके बराबर, तो N/R, ठीक है, N बाई किसके बराबर R, यानी RP इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, तो N/R के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से एक रिजल्ट हम लोग क्या ध्यान रख सकते हैं कि RS अपॉन RP ये किसके बराबर हो जाएगा, तो NR अपॉन कितना NR, एक मिनट सॉरी, ये RP जो हो जाएगा वो किसके बराबर, तो R/N के बराबर, तो ये कितना R अपॉन N, तो यहाँ से ये किसके बराबर हो जाएगा N स्क्वायर के, ठीक है। एक और पॉइंट देखना है कि फॉर 2 रजिस्टर्स, ठीक है ना, अगर 2 रजिस्टर्स है, ठीक है ना, 2 रजिस्टर्स कौन कौन से R1 एंड R2 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। वैसे तो वो फार्मूला हम लोगों ने जो ये फार्मूला लिखा है वो तो सारे के लिए वैलिड है, लेकिन कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन में 2 ही रजिस्टर्स आएंगे तो डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं कि 1/RP इक्वल्स टू क्या आएगा 1/R1 प्लस 1/R2। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, ठीक है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आता है कि 1/RP इक्वल्स टू 1/RP इक्वल्स टू कितना, तो ये हमारे पास R2 प्लस R1 बाई कितना आएगा R1 इंटू R2, यानी RP इक्वल्स टू किसके बराबर, तो R1 R2 अपॉन कितना हो जाएगा R1 प्लस R2। तो जब भी अगर 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में दिखे तो हम लोग डायरेक्ट ये रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हमने देख लिया कि ये जो रिजल्ट वगैरह हैं, ठीक है। बाकी हम लोग जो देखना है जो जैसे अगर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे कैसे, ठीक है, तो एक छोटे छोटे दो सवाल देख लेते हैं। बाकी जो मेन जो क्वेश्चंस आएंगे सर्किट में रिलेटेड वो सब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया कि ये अगर सपोज 1 ओम है, ठीक है, ये क्या है, ये 2 ओम हो गया, ये कितना एक और कनेक्ट कर दिया 6 ओम कनेक्ट कर दिया। ये देख करके हमें कैसा कॉम्बिनेशन लग रहा है, तो सबसे पहले ये चीज़ें पहचानना है अपने को कि वो कॉम्बिनेशन है कैसा, ठीक है। तो एक बात देखो, जो करंट ऐसे यहाँ से चलेगा वही करंट इधर इससे भी जाएगा, वही करंट इससे भी और वही करंट इससे भी। हमें कोई भी चीज़ अंदाज़ा नहीं लगाना है। मेन इसमें यह आता है कि अगर आपको ये किस तरह का कॉम्बिनेशन है अगर ये पता चल गया तो आप लोग आसानी से रिजल्ट ही उसके बाद तो सीधा रिजल्ट अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या होना चाहिए कि सारे रेजिस्टेंस से करंट सेम, और पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो जो भी आपको सर्किट दिया हुआ है तो सबसे पहले ये देखना कि क्या करंट सेम है या पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो यहाँ से देखो हमने देखा कि यहाँ से जो करंट जाएगा वही यहाँ से भी जाएगा, वही यहाँ से भी और वही यहाँ से, मतलब तीनों के थ्रू सेम करंट। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब अगर आर एस का फॉर्मूला हमें पता है कि तीनों को जोड़ दो तो 1 + 2 + 6 ओम, ये किसके बराबर हो जाएगा 2 + 1 3 + 6 9 ओम के बराबर, ठीक है। अब एक बात देखो, एक और सवाल देखते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन दे दिया, ठीक है, ये हमारे पास दे दिया 6 ओम, ये हमारे पास एक और आ गया कौन सा
3 ओम के बराबर, ठीक है। अब एक बात देखो, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन अगर हमें दे दिया गया तो अब ये यहाँ से अगर देखें तो सबसे पहले ये देखेंगे, डिसाइड करेंगे कि ये सीरीज में है या पैरेलल में। वैसे तो ये देख के पता चल ही रहा है, यहाँ से जैसे ही करंट आई जाएगा तो यहाँ तक आएगा, इसके बाद क्या डिवाइड हो रहा है, हाँ भाई डिवाइड हो रहा है, मतलब यहाँ से एक करंट अलग जाएगा, यहाँ से करंट अलग जाएगा, ठीक है। तो क्या दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है? तो हाँ, जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, और जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे होता है, मतलब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें वायर के थ्रू रेजिस्टेंस नहीं मानते, तो जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे होगा वो यहाँ का, ठीक है। यानी दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। कैसा कॉम्बिनेशन? पैरेलल। तो इसमें रिजल्ट कैसे याद रखेंगे? तो ये दो रेजिस्टर्स है तो सीधा सीधा 1/R, यहाँ से क्या लिखेंगे RP के लिए R1 R2/R1 + R2, मतलब क्या लिखेंगे 6 × 3 बाई कितना 6 + 3, ये किसके बराबर आ जाएगा 2 ओम के बराबर। तो ये तो सिंपल ऐसे सवाल हैं वो जब तक आपको देख के पता चल रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं जो दोनों का मिक्स रहेगा, बाकी जो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है कल हम लोग इस पे अगले लेक्चर में इस पे क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ठीक है। ये जैसे मान लो सपोज अगर ऐसा आ गया, ये इस तरह से, एक इस तरह से कनेक्ट हो गया, ठीक है, और एक यहाँ से ऐसा कनेक्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि हमें ये तो दोनों सिंपल सवाल हैं एकदम, क्योंकि हमें पता है, देख के ही पता लग रहा है कि हाँ ये सीरीज में है, कौन पैरेलल में, ठीक है। लेकिन अब हमें देखना है क्या कि सीरीज के साथ साथ जैसे सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करने के लिए मिलेगा तो सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन, जैसे मान लो हम लोगों ने देखा कि ये 3 ओम है और इसको हम लोग कितना मान लेते हैं, चलो 6 ओम, या फिर ऐसे देख लेते हैं, हाँ चलो ठीक है 6 ओम ही ले लेते हैं, और इसको कितना, इसको 5 ओम ले लेते हैं, ठीक है। अब एक बात देखो, तो 3 ओम हो गया, 6 ओम हो गया, 5 ओम हो गया। फिर से यही देखते हैं कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। चलो यहाँ से करंट ऐसे जाएगा आई, यहाँ पे डिवाइड होगा, हाँ भाई डिवाइड हो रहा है, ठीक है, डिवाइड हो रहा है, मतलब यहाँ पे चांसेज किस में, पैरेलल होने के। फिर ये यहाँ से कितना करंट, आई करंट। अब एक बात देखो, इसमें डायरेक्ट ना तो ये पूरा का पूरा एग्जैक्टली सीरीज है, ना ही पैरेलल है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि एक बात देखो, ये दोनों से अलग अलग करंट जा रहा है, और यहाँ से देखो जो पोटेंशियल दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम, यहाँ और यहाँ जो होगा सेम, यहाँ और यहाँ भी सेम, तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो 3 ओम एंड 6 ओम ये किस में है, पैरेलल में, ठीक है ना। तो पहला सबसे पहला काम है अपने को उसको सॉल्व कर लेना, जो पैरेलल में दिखा अपने को पहले तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये RP की वैल्यू किसके बराबर, तो 3 × 6 बाई कितना हो जाएगा 6 + 3 9, मतलब कितना 2 ओम के बराबर, ठीक है। अब उसके बाद जो हमने आधा सॉल्व किया उससे रिलेटेड सर्किट बना लो, जहाँ जहाँ हमें पता चलते जाए कि ये सीरीज में है, ये पैरेलल में है, हम उसको सॉल्व करते जाएंगे, जितना सिंपल सर्किट होता जाएगा हमारे लिए आगे उतना ही प्रोसीड करना आसान होगा, ठीक है। ये V वोल्ट है, यहाँ से अब एक बार फिर से करंट देखें, ये अगर I करंट जा रहा है तो अब एक बार देखो, क्या इससे भी उतना ही करंट और इससे भी I करंट ही। तो अब आपको ये देख के क्या लग रहा है कि ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में, मतलब जो RS की वैल्यू आएगी जो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो कितना, तो 2 ओम + 5 ओम, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 7 ओम के बराबर। तो ऐसे ही जो भी सर्किट दिया हुआ है आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको ये देखना है कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में, ठीक है। जो पता चलते जाए कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में, उन सबको एक एक करके सॉल्व करते जाना है, फिर सीरीज सर्किट हमारा सिंपल होता जाएगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं, ठीक है, एक और लास्ट सवाल इसमें देख लेते हैं सिंपल वाले में। जैसे मान लो ये ऐसा एक कनेक्ट कर दिया हमने, एक इधर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, फिर एक ऐसा कनेक्ट कर दिया और एक ऐसा कनेक्ट, ठीक है, ये ले लिया हमने। अपने को डरना नहीं है, इसमें कुछ ऐसा सीखना है, काफ़ी अगर आसानी से सीख भी सकते हैं, ठीक है। ये V वोल्ट है, ठीक है, ये मान लेते हैं 3 ओम है, ये भी कितना है 3 ओम है, ठीक है, ये 2 ओम है और ये भी कितना 2 ओम, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं कि पहले यहाँ से कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में, तो करंट यहाँ से आएगा, यहाँ से एक बार देखो, यहाँ से आकर के डिवाइड होगा, भाई डिवाइड होगा, यहाँ से मान लो I1 जाएगा और यहाँ से I2, मतलब ये तो हमें लग रहा है कि ये इधर और अलग अलग ब्रांचेज बन रहे हैं, ठीक है। ये अब एक बार देखो कि यहाँ से I1 करंट और इधर से कितना जाएगा, लग तो रहा है I1 ही, हाँ भाई I1 ही जाएगा, यहाँ से I1 जा रहा है तो यहाँ से I1, यहाँ से अगर I2 जा रहा है तो यहाँ से कितना जाएगा, I2 जाएगा, मतलब ये दोनों किस में, सीरीज, और ये दोनों सीरीज में। तो पहले इस चीज़ को तो सॉल्व कर ही लो, मतलब ये क्या है सीरीज में, 3 ओम एंड 3 ओम किस में, सीरीज में, ठीक है। 2 ओम एंड 2 ओम ये दोनों भी किस में, सीरीज में,
मतलब जो जो हमें पता चलते जाए पहले उसको तो सॉल्व कर ही लो, ठीक है। तो ये अगर इसको सॉल्व करें तो ये क्या होगा, तो 3 ओम और 3 ओम डायरेक्ट ऐड करोगे भाई कितना है 6 ओम, और ये कितना हो जाएगा 2 ओम के बराबर, ठीक है। हमने सर्किट यहाँ से जैसे ही इसको सॉल्व किया थोड़ा सा हमारे लिए आसान सर्किट दिखेगा। अब देखिए आपको देखते ही पता चल रहा है कि हाँ ये दोनों किस में होंगे, किस में, पैरेलल में, क्यों, क्योंकि यहाँ से आएगा आई, यहाँ से डिवाइड होगा, यहाँ से डिवाइड होगा, ठीक है। अब ये दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो जो आर पी की वैल्यू आएगी मतलब आर इक्विवेलेंट वो कितना 6 × 4 कितना 6 + 4 मतलब 24/10 ओम, मतलब किसके बराबर 2.4 ओम के बराबर, ठीक है। तो ऐसे ही सिंपल 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 तो आसान एक एक स्टेप वाइज हमें प्रोसीड करना है, तो सर्किट हमारा सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। आगे इसमें जो अच्छे और अभी अच्छे सवाल होंगे तो अगली क्लास में हमारा पूरा लेक्चर इसी पे जाएगा, ये सर्किट वगैरह जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह निकालने पे, और थोड़ा सा ही आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू बेटा।